आइए आज हम लोग 15/9/2022 के द्वितीय पाली विज्ञान के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, धसा रंध्र वाला पौधा है। ठीक है, रंध्र पहले समझिए एक बात, रंध्र का मतलब क्या होता है? रंध्र का मतलब होता है छिद्र। रंध्र का मतलब क्या होता है? छिद्र होता है। तो धसा रंध्र वाला पौधा कह रहा है कि कौन सा है? तो ये इसका नाम है आपको नेरियम कनेर। क्या नाम है? नेरियम कनेर। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपको, नेरियम कनेर। क्या लिखा हुआ है? नेरियम कनेर। तो नेरियम है ना, नेरियम को ही हम लोग कनेर भी कहते हैं। तो देखिए रंध्र का मतलब क्या होता है? छिद्र। छिद्र। धसा हुआ छिद्र वाला पौधा करा कि कौन सा है? तो वो आपको नेरियम है। याद रखिए, कनेर का मतलब गांव घर में बोलते हैं कनेर का फूल। क्या बोलते हैं? कनेल का फूल। कनेल का फूल जो होता है, तो देखिएगा उसमें उंगली डालिएगा तो अंदर चला जाएगा, धंस जाएगा उंगली। इसलिए याद कर लीजिए, कनेल को हम लोग कनेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेर। शुद्ध नाम क्या है? कनेर। तो कनेर को ही हम लोग, कनेर में नेर लगा हुआ है ना, तो नेर से याद कर लीजिएगा नेरियम। क्या याद रखिएगा? किससे किसको याद रखिएगा? यानी कि कनेर का दूसरा नाम क्या है? नेरियम है। तो बताइए, धसा रंध्र वाला पौधा यानी कि आपका हाथ किस फूल में धस जाएगा? कनेर में। इसलिए धसा रंध्र वाला पौधा कौन सा है? नेरियम कहेंगे या कनेर कहेंगे? बात कुछ समझ में आया कि नहीं? तो एक बार बताइए, आम जो है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। बोलिएगा क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। बोलिए मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है ओजोन परत। तो पहले ओजोन परत बोलने से पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3। तो ओजोन परत में छेद के लिए कौन सा गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कहने का मतलब ये है कि ओजोन परत में धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि छिद्र होता जा रहा है। एक दिन क्या होगा कि जब पूरा छिद्र हो जाएगा तो हम लोग जो है सो जीवित नहीं रह पाएंगे, ज़मीन पर पेड़ पौधा नहीं रह पाएगा, जानवरों को या किसी भी जीव को त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में आपको जो है सो अम्ल वर्षा भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है ओजोन परत, और ओजोन का संकेत क्या बताए? O3। और ओजोन परत जो है ना, जैसे कि मान के चलिए, ये एक बात बताते हैं। देखिए ये अभी आसमान देख रहे हैं ना, तो मान लीजिए ये आसमान है, ये आसमान है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये सूरज है। तो ये जो सूरज है, अगर इस सूरज का रोशनी आ रहा है तो पहले इसको घेर लेगा ना ये जी। अगर इसी में छेद हो जाएगा तो सूरज का रोशनी डायरेक्ट कहाँ पर आएगा? धरती पर आएगा। जब धरती पर आएगा तो हम लोग को उसका रोशनी ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? लेकिन उसको रोकने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर देखिए ओजोन परत। तो इसलिए ओजोन परत पर जब जैसे ही क्षेत्र होगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे, और पेड़ पौधा भी खत्म हो जाएगा। जब पेड़ पौधा नहीं होगा तो फसल भी नहीं होगा, और इसके बाद फिर हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे, कोई भी जानवर भी नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो बताइए कि अब बात करते हैं कि किस में छेद होने की बात कर रहे थे? ओजोन का सूत्र क्या बताए? O3। तो ओजोन परत में जो छेद हो जाएगा उसके लिए एक गैस जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है, और उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, देखिए ऐसा सोच लीजिए, ओजोन है ना, ओजोन परत है ना, तो ओजोन परत में जो है आपको छिद्र जो होगा किसके कारण से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। हम इसमें एक बात बताते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसका संकेत क्या होता है? CFC। क्या होता है? है ना, CFC का फुल फॉर्म? चलिए हाइड्रोजन का संकेत बताइए। H होता है ना? चलिए H2 होता है। चलिए H2। नाइट्रोजन का? N2। ऑक्सीजन का? चलिए O2। तो कहने का मतलब ये है, ये बात समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर देख लीजिए, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण मीटर प्रति सेकंड है, 4 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम में 100% क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है। एग्जाम में उस प्रश्न को ही हम लोग को ज़्यादातर देखना है, जिससे कि आपको नंबर अच्छा आ जाएगा, है ना। अपने आप को ये सूरबीर नहीं बनना है कि हम 100 में 100 सॉल्व करके आ गए। ठीक है ना। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है, फिलहाल इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, तो उसको छोड़ करके कुछ एक जानकारी इसमें से ले लीजिए। त्वरण के अंत में क्या लगा हुआ है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तो आप यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा, त्वरण का जो मात्रक होता है वो किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? तो देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? ठीक है, तो बताइए त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए अगला भी एक चीज़ जानिए यारो। यहाँ लिखा है इसकी चाल होगी, तो चाल का एक फार्मूला आप लोग जान लीजिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। चिपको आंदोलन के नेता कौन है? देखिए चिपको आंदोलन के बारे में आपको कुछ बात बताते पहले इसको सुनिए। चिपको आंदोलन को हम लोग अपीको आंदोलन भी कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, यह आंदोलन आपको उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में हुआ था। क्यों हुआ था? तो पर्यावरण को बचाने के लिए आपको यह लड़ाई लड़ी गई थी, है ना। इसमें क्या हुआ था, कुछ ठेकेदार लोग अपने फर्नीचर या अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वहाँ के पेड़ पौधों को काटने के लिए आया था। कहाँ के? गढ़वाल जिला के, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो कुछ महिलाएं थे गढ़वाल जिला के, वो बताए कि उनको मना किए कि आप पेड़ नहीं काटिए। वो मना करने से, मुंह से बोलने से मना नहीं हुए, जिसके कारण से वहाँ की महिलाएं ने पेड़ से चिपक गया और कहा कि पहले मुझे काटो फिर इस पेड़ को काटना। इसलिए चिपकने के कारण से इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि चिपको आंदोलन जो है सो किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में। किस जिला में हुआ था? गढ़वाल जिला में। क्यों हुआ था? पर्यावरण को बचाने के लिए, है ना। तो आइए, चिपको आंदोलन के जो नेता थे उनका पूरा नाम जो था वो आपको सुंदरलाल बहुगुणा था। क्या नाम था? सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए इसको याद रखना बड़ी ही आसान है, क्योंकि चिपको आंदोलन है। आप जो है मान के चलिए किसी से दोस्ती कीजिएगा, है ना, तो दोस्ती करिएगा तो मतलब उसके साथ रहिएगा ना, उसे चिपक के रहिएगा ना। माने जिससे दोस्ती करता लोग चिपक के रहता है ना। तो बताइए आप किसके साथ चिपक के रहिएगा? सुंदर आदमी के साथ ना, कि खराब आदमी के साथ? इसलिए चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? कहाँ पर हुआ था? किस जिला में हुआ था? चलिए अगला है, एक वस्तु पानी में तैरता है। ध्यान दीजिए, एक वस्तु कहाँ पर तैर रहा है? पानी में तैरता है, पर मतलब लेकिन नारियल तेल में डूब जाता है। देखिए पानी में तैर रहा है और नारियल तेल में क्या हुआ? डूब गया। तो यहाँ पर लिखा है कि विकल्प ए और विकल्प 2 दोनों सत्य है, यानी कि तेल के घनत्व से ज़्यादा है। कहता है कि तेल के घनत्व से ज़्यादा है, पानी के घनत्व से कम है। यानी कि वस्तु का घनत्व जो है, ध्यान दीजिए, पानी पर क्या करता है पहले ये बताइए? पानी पर तैरता है, किस में डूबता है? नारियल के तेल में डूबता है। देखिए पानी पर तैरता है, नारियल के तेल में डूबता है। ध्यान दीजिए, जब एक वस्तु पानी में तैरता है और नारियल तेल में क्या होता है? ये बात समझ गए ना? पानी में तैरता है और नारियल तेल में डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो अभी हम जानते हैं वस्तु के घनत्व के बारे में कर रहा था। वस्तु का घनत्व इसका मतलब है कि तेल के घनत्व से ज़्यादा है। एक बात बताइए, आप अभी पानी में जाइए पोखर में और आप जो है सो क्या कीजिए, उस पानी में आप सोने की कोशिश कीजिए, ठीक है। या फिर आप पानी में जाइए, आप क्या होगा बताइए आपका? चलिए वो उदाहरण छोड़िए, आप क्या कीजिए, एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए, ठीक है, और उसको पानी पर फेंकिए, तालाब में आप फेंकिए। और एक ईंट लीजिए और ईंट को तालाब में फेंकिए। बताइए कौन डूबेगा और कौन ऊपर में रहेगा? कागज़ तैरेगा ना। तो बताइए कागज़ क्यों तैरा और ईंट क्यों नहीं तैरा? कागज का घनत्व पानी से कम। क्योंकि कागज़ का जो घनत्व है वो पानी से कम है, वहीं ईंट का जो घनत्व है पानी से ज़्यादा है। बात कुछ समझ में आया? वही बात यहाँ पर जरा प्रश्न को समझिएगा कि एक वस्तु पानी पर तैरता है, क्यों? पर नारियल तेल में डूब जाता है, क्योंकि तेल के घनत्व से ज़्यादा होता है। क्योंकि वस्तु का जो घनत्व है वह तेल के घनत्व से ज़्यादा होता है। वस्तु का जो घनत्व है वह तेल के घनत्व से ज़्यादा होता है। और वहीं बात करें हम पानी के घनत्व के बारे में, तो पानी के घनत्व से क्या होता है? वो कम होता है। पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। बात समझ में आया? पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। यानी कि पानी का घनत्व से कम, यानी कि पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। और पानी का घनत्व जब ज़्यादा है, मान चलिए आपका वजन ज़्यादा रहेगा, तभी तो आप जो है सो किसी दूसरे वस्तु को अपने देह पर थाम सकिएगा। और जब आपका ही वजन कम हो तो आप दूसरे वस्तु का वजन थामिएगा नहीं। तो वही बात है, अगर पानी पर तैरता है इसका मतलब कौन ज़्यादा है? किसका घनत्व ज़्यादा है? पानी का घनत्व ज़्यादा है, इसीलिए तो उस पर अपने को मतलब हाँ तैरा लेता है। जैसे मान चलिए कि अभी आपका जितना वजन है, आप अपने वजन से नीचे का ही वजन आप संभालेंगे ना। अगर आपको आपके वजन से ज़्यादा का वजन डाल ले तो आप उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे ना। तो वही बात है यहाँ पर। बात समझ गए? चलिए बात समझ, ये क्लियर हो गया। वहीं तेल में क्या होता है?
तेल का घनत्व तेल में डूब जाता है। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? तेल का घनत्व कम, तेल का वस्तु से तेल का घनत्व कम है इसलिए। मतलब वस्तु का ज्यादा है और तेल का कम है, इसलिए वो डूब जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है। देखिए कहता है किसे अंदर लिया जाए। अंदर का मतलब क्या हुआ? अंदर का मतलब आंखों के अंदर। तो आइए यहाँ पर जो प्रश्न इसको समझते हैं कि निम्नलिखित में किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आता है। तो देखिए अंदर का मतलब यहाँ पर यह बता रहा है कि आप किसको पीते हैं तो आप अंधापन की समस्या से का शिकार हो सकते हैं। मतलब कि आप अंधा हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो देखिए मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जो है यह एक जहरीला पदार्थ है। मिथाइल अल्कोहल पूरा नाम दिखा देते हैं आप लोगों को, हम देख सकते हैं ये मिथाइल अल्कोहल है। और ये जो मिथाइल अल्कोहल है एक जहरीला पदार्थ है, और जहरीला होने के कारण से ही यदि आप CH3OH को यानी कि मिथाइल अल्कोहल को आप अंदर लेते हैं अर्थात उसे पीते हैं तो आप अंधापन महसूस करेंगे, आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न और सीखिए आप लोग कि मिथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। बिल्कुल, हम अगले दिन पूछेंगे कि मिथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या हुआ। CH3OH। मिथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या हुआ? CH3OH। ठीक है, ये मिथाइल अल्कोहल का सूत्र हो गया आपका। अगला प्रश्न है आपका, X परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। देखिए यहाँ पर X परमाणु दिया है ना, यहाँ पर कोई भी मतलब ABCD कुछ भी आपको नाम दे देगा, है ना। तो वहाँ पर आप X परमाणु को नहीं याद रखना है, आप इतना ही याद रखिएगा 287। क्या याद रखिएगा? 287। जब 287 होगा ना तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वह कौन सी परमाणु है? क्लोरीन। बताइए क्या बताए हम? जैसे ही अगर बोल दे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 का मतलब कौन सा परमाणु हुआ या कौन सा तत्व हुआ तो आप मान लीजिएगा क्लोरीन। बताइए, यानी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 287। कितना होगा? 287। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और बन रहा है, 3 प्रश्न बन रहा है। ये जो है आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, यानी कि इसमें 3 कक्षा होता है। तो पहला कक्षा में आपको देखिए कि कितना होता है, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 7। ठीक है, तो यहाँ नाभिक से हम ऊपर की ओर चले हैं, और अगर हम ऊपर से नाभिक की ओर चलेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? 7, दूसरा में 8, तीसरा में 2। हाँ, अगर ऐसे चलेंगे, देखिए मान के चलिए ये नाभिक हम बताते हैं। देखिए ये ऐसे है, अगर यहाँ से हम ऐसे चलेंगे तो पहले क्या होगा? दूसरा में 8, तीसरा में 7। देखिए एक हुआ ना, एक हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 को कक्षा हुआ ना, तो एक सबसे कम जो होता है, सबसे कम नीचे वाला में। तो बताइए 2, 8, 7। 2, 8, 7 किसका? क्लोरीन। क्या है क्लोरीन का? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे ही बोले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, यह कौन सा गैस, यह कौन सा तत्व होगा? क्लोरीन होगा। और बताइए क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl होता है। ठीक है, पोटेशियम का क्या होता है? सल्फर का क्या होता है? S8 होता है। सिलिकॉन का क्या होता है? Si होता है। क्या होता है? Si। आपका अगला प्रश्न है, M और 4m द्रव्यमान की 2 वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो, उनके वेग का अनुपात क्या होगा? ठीक है, उनके वेग का अनुपात क्या होगा? तो ये न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग छोड़ के चलेंगे। यहाँ फिलहाल कुछ चीज़ सीख लीजिए। जैसे द्रव्यमान आप देख रहे हैं, अगर प्रश्न पूछे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है तो क्या बताइएगा? बताइए, द्रव्यमान का मात्रक होता है आपको किलोग्राम। क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। दूसरा एक चीज़ और सीखिए, ये वेग है, तो बताइए वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसी तरह से वेग हो, समवेग हो, वेग लगा हुआ जितना भी आए वो सब कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश राशि। हम लोग 2-4 क्वेश्चन यहाँ से भी सीख लिए। तो बताइए द्रव्यमान जो है उसका मात्रा किलोमीटर। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। और वेग को अंग्रेजी में हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। भी से वेलोसिटी बोलेंगे। भी बोलना इसलिए जरूरी था मुझे कि आपको जो है सो स्पष्ट हो जाए। बिल्कुल, हाँ। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। वेग का साधारण अर्थ आप गति से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बताइए द्रव्यमान का मात्रा फटाफट से बताइए। वेग जो है, वेग को जो है सो कौन सी राशि है ये बताइए? सदिश राशि। देखिए जो सदिश राशि होता है उसमें आपको दिशा भी होता है और उसका परिमाण भी होता है। क्या बताएं हम? दिशा और परिमाण भी। जो अदिश होता है उसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। इस बात को समझ लीजिए। जो सदिश राशि होगा उसमें दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। परिणाम नहीं, परिमाण भी होगा। और जो अदिश होगा, अदिश, तो देखिए इसमें नाम में स्पष्ट है। अदिश मतलब जिसमें मतलब नहीं, अदिश मतलब दिशा। जिसमें दिशा नहीं हो, तो जिसमें दिशा नहीं होगा तो उसमें केवल क्या होगा? परिमाण होगा। तो बताइए सदिश राशि का पहचान क्या है?
जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। अदिश राशि का पहचान जिसमें दिशा नहीं हो, केवल परिमाण हो तो याद रखिएगा। बताइए वेग कौन सी राशि? इसका मतलब वेग में दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। संवेग कौन सी राशि? सदिश राशि। भाई वेग लगा हुआ जितना होगा सब सदिश राशि है। तो बताइए वेग लगा हुआ संवेग भी है ना, तो संवेग भी सदिश राशि है। तो संवेग में जो है आपको दिशा भी होगा और परिणाम भी होगा। बात यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आपको गुणसूत्र का चित्र है। किसका चित्र है? गुणसूत्र, जिसको हम लोग क्रोमोसोम या क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो बताइए कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। हाँ, व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर वह ग्रसित है, संक्रमित है, तो उस परिस्थिति में 47 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रश्न पर, अब ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। लिखा है गुणसूत्र के बारे में क्या बता रहा है? अग्र पिंडक, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया तथा पूंछ। ठीक है, ये आपको सही विकल्प कह रहा है चुनने के लिए। देखिए इसमें आपको जो बताना था कि आपको 1 2 3 4 जो है, तो 1 2 3 4 इसको ज़रा हम और लॉन्ग करके दिखाते हैं। यहाँ देख लीजिए ये जो 1 2 3 4 है, पूछ रहा है कि 1 वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, 2 वाले भाग को क्या कहते हैं, 3 वाले भाग को क्या कहते हैं और 4 वाले भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो इस गुणसूत्र का जो ये प्रथम भाग है, आगे वाला देख लीजिए, आगे वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? और वैसे भी अगर का मतलब क्या होता है? जो पहले जन्मा है उसको क्या कहते हैं? अगर। जो बाद में जन्मा है उसको क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। तो इसलिए अगर का मतलब आगे, अगर का मतलब तो देखिए इसमें सबसे अगला भाग जो है इसको क्या कहेंगे? उसके नीचे में जो देखिए ये चारों ओर गोल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक, है कि नहीं? तो नाभिक, ये तो नाभिक तो याद ही रहेगा आप लोगों को, क्योंकि नाभिक गोल है। सबका नाभिक देखिए उस जगह पर गोल है कि नहीं, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? ढोरी उसको बोलते हैं। नहीं तो वो गोल है कि नहीं गोल है, तो इसलिए याद कर लीजिए आपको उसको नाभिक कहते हैं। और उसके ठीक नीचे में देख लीजिए ये जो भाग है उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया से नीचे देखिए ये पूंछ के तरह से है आपको, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूंछ बोलेंगे। तो अब ये 1 2 3 4 में जो नाम दिया है कहता है कि 1 2 3 4 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाला भाग था 1 नंबर, तो 1 नंबर में हो गया अग्रपिंडक। दूसरा में देखिए नाभिक है तो नाभिक हो गया, फिर तीसरा में माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा में पूंछ। तो समझ गए ना कहाँ पर नाभिक होगा, कहाँ पर क्या होगा, समझ गए? सबसे निचला भाग उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर। बहुत अच्छा, चलिए आप लोग को याद ही हो गया गुणसूत्र के बारे में। देखिए ये पहले से आप लोगों को पता है, ये प्रश्न पहले से पता है आपको कि विद्युत मतलब बिजली, करंट, और करंट के लिए सबसे अच्छा चालक अगर बात करें तो सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। आप लोग पहले से पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? बताइए चांदी का संकेत क्या होता है? कार्बन का क्या होता है? सी होता है। अगर आपसे पूछे कि लकड़ी विद्युत का सुचालक है कि कुचालक? कुचालक का मतलब क्या होता है? जिसमें बिजली पास नहीं करे, धारा प्रवाहित नहीं हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो, वो आपको कुचालक होता है। जैसे आपका शरीर, बताइए सुचालक है कुचालक है? सुचालक है, क्योंकि अगर आपके शरीर पर यहाँ पर एगो तार सटा दे और यहाँ पर यदि हम छुएं तो हमको क्या लगेगा? इसका मतलब है कि यहाँ से धारा प्रवाहित पूरे शरीर में हो जाता है। बात समझ में आया? बताइए समुद्र का पानी, समुद्र का पानी देखिए, अगर मान के चलिए समुद्र की पानी की बात करें तो समुद्र की पानी हालांकि ज़्यादा नमकीन नहीं होता है, लेकिन जब किसी एक गिलास में भी पानी ले लीजिए आप लोग और चीनी ले लीजिए, पानी और चीनी लेने का मतलब दोनों को अलग अलग रखना है। आप नमक को खूब घोलिए, घोलते घोलते एक ऐसा परिस्थिति आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाएगा, उस परिस्थिति में देखिएगा आप कि वह पानी जो है उसमें बिजली नहीं आपको पास करता है। इसी के साथ साथ आपको जो है सो जैसे चीनी एक गिलास में ले लीजिए और खूब उसको घोलिए, ठीक है? घोलते घोलते जब चीनी घुलना बंद हो जाए उसके बाद आप बिजली उसमें दीजिएगा तो करंट प्रवाहित नहीं करेगा। वही अगर सादा पानी हो, तालाब का पानी हो, तो तालाब के पानी में जो अगर बिजली प्रवाहित करेंगे तो वो आराम से प्रवाहित हो जाता है। मेरा बात ये समझे कि नहीं समझे? तो बताइए पानी विद्युत का सुचालक है कुचालक है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नमकीन और मीठा पानी जो होगा ना वो क्या हो जाएगा? वो कुचालक हो जाएगा। ये सिंपल पानी जो है आपको सुचालक हो जाएगा। तो आप बताइए आपका शरीर सुचालक है विद्युत का कि कुचालक है? प्लास्टिक प्लास्टिक में करंट लगता है? अगर लगता है तो टेस्टर जो छूते हैं तो लग जाता है ना। और तार में ऊपर में क्या रहता है? प्लास्टिक ही नहीं रहता उसका कवर, तो उसमें लगता है नहीं लगता है? बात समझ रहे कि समझ रहे हैं? पॉलीथीन नहीं है, क्योंकि अब जब कहीं तार कट जाता है तो हम लोग पॉलीथीन से ना बांधते हैं उसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी क्या है? सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। किसको बताइए? चांदी को। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। और चांदी का संकेत क्या होता है? एजी होता है। कार्बन का क्या होता है? सी होता है। ठीक है, बताइए प्लास्टिक कुचालक की सुचालक है? लकड़ी
कुचालक है। बात समझ गए आप लोग यहाँ तक। अगला प्रश्न है आपका, अगला है निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। देखिए ये प्रश्न पहले भी आप लोग पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं, इसलिए ये प्रश्न क्या हो गया आपका, रिपीटेशन हो गया। तो किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत रखा गया है, तो देखिए जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत जो है आपको साइकस को रखा गया है। बस एक ही चीज़ समझिए कि जीवित जीवाश्म किसे कहा गया है, बस इतना ही बात समझिए, इतना ही याद भी कीजिएगा आप लोग। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, साइकस को। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, साइकस को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। यानी कि पौधा की नस्ल में आप जो सुधार करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास एक आम का पेड़ है और उसमें आप हर बार देखते हैं कि उसका मतलब फल जो होता है कितना कैसा होता है, छोटा छोटा होता है। आप क्या करते हैं कि उसको सुधार करने के लिए ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग का मतलब हुआ आपको जो है जैसे कि अच्छा किस्म का फल होने के लिए आप क्या करते हैं, उसके प्रजाति को बदलने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए आप जैसे कलम लगाते हैं या विभिन्न तरह का गतिविधि करते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि पौधों के नस्लों में सुधार हो, अगर पौधा में हर साल छोटा छोटा फल आ रहा है, अगली बार अच्छा हो, तो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे। सो देखिए, का लक्ष्य उत्पादन करना है, तो क्या क्या उत्पादन करना है, रोग मुक्त प्रजातियाँ, अधिक उपज देने वाली प्रजातियाँ और शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियाँ, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए नस्लों में सुधार करने का कारण क्या है, रोग मुक्त प्रजातियाँ। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि पौधों में नस्लों को सुधार करने का लक्ष्य क्या है, तो रोग मुक्त प्रजातियाँ उत्पादन करना। और सुनिए, इस सब में लगा दीजिएगा उत्पादन करना, रोग मुक्त प्रजातियाँ उत्पादन करना। बोलिए, अधिक उपज देने वाली प्रजातियाँ उत्पादन करना, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति उत्पादन करना। परिपक्व का मतलब क्या होता है बताइए। परिपक्व का मतलब होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई अगर छोटा बच्चा हो तो उसको हम कोई भी बड़ा काम नहीं दे देते हैं, लेकिन जो उससे थोड़ा बड़ा होता है, समझने वाला होता है, तो उसको हम बड़ा काम दे देते हैं और वो कर भी लेता है। तो परिपक्व का मतलब होता है कि इतना समझ हो जाना कि वो किसी भी काम को डील कर सकता है। तो वही बात है यहाँ पर, लेकिन परिपक्व का मतलब हुआ पकना। परिपक्व का मतलब क्या हुआ, पकना। मतलब ऐसा नस्ल का सुधार क्यों करते हैं, क्योंकि वह जल्दी से परिपक्व हो जाए, यानी कि जल्दी से वह पक जाए। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगला प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध निर्भर जो नहीं करता है, जिस पर, उसको हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हम लोग इसको तो कट कर देंगे, इसको पढ़ेंगे ही नहीं। तो देखिए हम इसको ही याद कर लेंगे कि चालक का प्रतिरोध जो निर्भर करता है किस किस पर, बताइए। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। बोलिए, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के तापमान पर। इस चीज़ को रटना पड़ेगा, फटाफट से आप लोग 4-5 बार रटिए। तो बताएंगे आप लोग कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और बहुत अच्छा। चलिए, तो इस पर निर्भर करता है, और जो नहीं करता है इसको हम लोग कट कर देंगे। ठीक है ना। चंद्रमा की सतह की बात है। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये आप लोग को ये पहले से भी पता होगा। रिपीट है क्या या नहीं है, रिपीट नहीं है। चलिए, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले जो कदम रखे थे वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। इसमें 2 आदमी थे, याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। कौन थे बोलिएगा जरा, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। कौन थे, एल्ड्रिन थे, 2 व्यक्ति थे। ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने रखा है, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। देखिएगा कोई को ज्योमेट्री बॉक्स जो आता है ना, उस पर आपको जो मास्क नकाब वगैरह लगा करके, कपड़ा पर बैग लगा करके वो रहता है, डिस्कवरी वाला उजाला बॉक्स पर रहता है। तो बताइए चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, लेकिन नहीं याद रखो तो ऐसे समझिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये पता है ना आपको। तो समझिए कि पृथ्वी जब मतलब हम लोग चंद्रमा पर जाएंगे ना, तो चंद्रमा पर से धरती को देखेंगे तो नीला लगेगा। ठीक है, तो इसलिए वो जो व्यक्ति आएगा चंद्रमा पर से तो कहेगा कि हम गए थे ना वहाँ पर, तो पृथ्वी तो आप लोग को नीला लग रहा था भाई, तो इसलिए उसका नाम रख दिया नील आर्मस्ट्रांग। बात समझ गए। और वो भी स्ट्रॉन्ग आदमी जो रहेगा वही ना चंद्रमा पर जाएगा। तो बताइए सबसे पहले कौन गया चंद्रमा पर, नील आर्मस्ट्रांग। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट के जगह पर आप लिख दीजिए क्वथनांक के नीचे। क्या लिखिएगा, क्वथनांक के नीचे। क्वथनांक के नीचे यहाँ पर लिख दीजिए, क्वथनांक के नीचे तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है। देखिए, क्वथनांक के नीचे तापमान पर द्रव का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। इस लाइन को आपको याद रखना पड़ेगा। क्वथनांक के नीचे यहाँ पर लिख दीजिएगा, जगह अगर हो तो, नहीं तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि क्वथनांक के नीचे तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, इसको आप याद कीजिएगा। बात समझ गए।
तो बताइए क्वथनांक के नीचे क्या होता है? द्रव्यमान का वाष्पीकरण होता है। क्वथनांक के नीचे के तापमान पर, क्वथनांक के नीचे तापमान पर, देखिए क्वथनांक के नीचे तापमान पर, क्वथनांक के नीचे तापमान पर द्रव का क्या होता है? वाष्पीकरण का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे आप खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं तो उसमें से भाप निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? तो बताइए क्वथनांक के नीचे तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है। तो बताइए द्रव जो है, ये द्रव का मतलब क्या होता है? पानी वाला पदार्थ, ठीक है ना। द्रव का क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। तो इस द्रव का अंग्रेजी क्या होता है? लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड होता है। बताइए कि क्वथनांक के नीचे तापमान पर, क्वथनांक के नीचे तापमान पर द्रव का क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। बात समझ गए यहाँ तक? चलिए, क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स, क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स किस रूप में होता है? तो ये आपको जो है आपस में जुड़ी हुई थैली के रूप में होती है, आपस में जुड़ी हुई थैली के रूप में है ना। क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स जो है किस रूप में होते हैं? आपस में जुड़ी हुई थैली के रूप में होती है। और ये प्रश्न आपका रिपीटेशन भी है। चलिए, निम्नलिखित में कौन व्हिटकर के वर्गीकरण में अकशेरुक जीवों में नहीं है? देखिए कहता है कि व्हिटकर के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया वो अकशेरुक जीवों में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो व्हिटकर के वर्गीकरण में इस सब को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस सब को कट कर दीजिए। बस बात इतना याद रखना है कि अकशेरुक जीव या अकशेरुक जंतु में कौन नहीं है? तो देखिए प्रोटोजोआ नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या है? हाँ, मोलस्कस है, एनेलिड्स है और प्लेटी हेलमिन्थेस है, ठीक है। प्रोटोजोआ जो है वो नहीं है, यानी कि राइट आंसर प्रोटोजोआ है इसका, ये नहीं है। तो जो नहीं है उसको तो याद ही नहीं करना, हमको याद करना है कि अकशेरुक जीव में कौन कौन आता है, बताइए फटाफट से। तो मोलस्कस बोलिएगा, मोलस्कस, एनालिड्स, एनालिड्स हो गया। दूसरा में है आपको प्लेटी हेलमिन्थेस, प्लेटी हेलमिन्थेस, प्लेटी हेलमिन्थेस। देखिए आप लोग नहीं बोलिएगा तो याद नहीं होगा, इसलिए आप लोग उच्चारण कीजिए, बोलिए, उच्चारण कीजिए। तो बताइए आप लोग को याद हो गया? तो बताइए अकशेरुक जीव में कौन सा आता है? प्लेटी हेलमिन्थेस, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपको आता है, मोलस्कस आता है, एनालिड्स आता है और प्लेटी हेलमिन्थेस आता है। बात समझ गए? जबकि प्रोटोजोआ नहीं आता। तो बताइए प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? सही बात बताइए, मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? देखिए प्रकाश का जो चाल है वो आपको कितना है पता है आप लोगों को? प्रकाश का चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश। इसी वजह से आपको जो है सो याद रखिएगा, जब बिजली चमकती है तो बिजली की चमक पहले सुनाई पड़ती है, बिजली की चमक पहले दिखाई पड़ती है और बादल का गरजना बाद में सुनाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि बादल का गरजना सुनाई पड़ता है, ध्वनि है, यानी कि ध्वनि का चाल क्या रहता है? बिजली से कम होता और है, प्रकाश का चाल अधिक होता है, प्रकाश का चाल अधिक होता है और ध्वनि का चाल क्या होता है? कम होता है। तो बताइए कि किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होगा? हवा में। तो अब अगर आपसे पूछे कि बिजली की चमक पहले और बादल का गर्जन बाद में सुनाई देता है, क्यों? तो आप क्या बताइएगा? क्योंकि बादल का कम रहता है। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का चाल जो है सो अधिक होता है और वहीं ध्वनि का चाल क्या होता है? कम होता है। तो बताइए प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर और ध्वनि का चाल कितना होता है? तो अब यहाँ पर देखिए किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो देखिए अभी जो ऊपर से जो आपके पास आता है प्रकाश, लाइट जो आता है या सूर्य का प्रकाश जो अभी आ रहा है, तो कहाँ पर है? वायु में कि शीशा में कि जल में कि हीरा में? वायु में। हवा में है ना। तो इसलिए याद रखिएगा, जब ऑप्शन में हवा रहे, शीशा रहे, जल रहे, हीरा रहे, ऑप्शन कुछ भी रहे, यदि हवा होगा तो सबसे अधिक चाल किस में होगा? हवा में। हवा में ही होगा। या वायु रहे तो वायु में होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन द्विक्षारक अम्ल है? देखिए निम्नलिखित में से इसको कट कर दीजिए, कौन द्विक्षारक अम्ल है वो पूछ रहा है। द्विक्षारक अम्ल कौन सा है? H2SO4 बोलिएगा। द्विक्षारक अम्ल का उदाहरण कौन सा है? द्विक्षारक अम्ल का उदाहरण कौन सा है? तो आप लोग बोलिए द्विक्षारक अम्ल का उदाहरण H2SO4 है, बोले 4-5 बार। तो समझ में आ गया होगा कि द्विक्षारक अम्ल का उदाहरण जो है वो आपको H2SO4 है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पर अगर नहीं आता है तो द्वि है लगा हुआ, तो द्वि मतलब 2, इसलिए H2 2 हो गया, H2SO4। दूसरा बात ये भी समझ लीजिए कि H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं और जिसको रासायनिक
का राजा भी कहा जाता है। क्या कहता है? रसायन का राजा। और यही सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज हम लोग करते हैं कार के बैटरी में या किसी भी इंजन के बैटरी में यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सूत्र क्या हुआ? H2SO4। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन धातु है? तो देखिए धातु के अंतर्गत आपको क्या N आएगा? नहीं। O आएगा? S आएगा? नहीं। नहीं आएगा। Na जो Na है क्या है? Na। और ये आपका लास्ट प्रश्न है, इसको जरा ध्यान से आप लोग देखिए। कहता है कि निम्न में से कौन धातु है? ठीक है, क्या कहता है? धातु। देखिए धातु के अंतर्गत केवल एक सोडियम है। Na का मतलब सोडियम। तो सोडियम जो है वो धातु है और बाकी जो ऑप्शन 3 बचा वो आपको अधातु है। देखिए N से नाइट्रोजन हो गया, O से ऑक्सीजन, S से सल्फर। ये सल्फर, ऑक्सीजन और ये N से नाइट्रोजन, ये तीनों क्या है? अधातु है। ठीक है, और ये Na जो है सोडियम, ये क्या है? धातु है। तो चलिए एक चीज जान लीजिए और ऐसा कौन सा धातु है जिसे हम लोग पानी में यानी कि किरोसिन तेल में या पानी में डुबो कर रखते हैं? सोडियम। क्यों डुबो कर रखते हैं पता है? क्योंकि ये बहुत ही अभिक्रियाशील है। अगर इसको वायु में खुला छोड़ देंगे तो इसमें आग पकड़ लेगा तुरंत, इसलिए हम लोग इसको पानी में रखते हैं। जी पानी में इसको रखते हैं। बात समझ में आ गया? तो हमारा प्रश्न यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।